नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे सरकार की ओर से पेश किए गए ड्राफ्ट किराया कानून 2020 की। देश में एक सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में करीब 1 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी खाली पड़ी हैं और इसके पीछे वजह बताई जाती है कि जो मकान मालिक हैं या फिर जो शॉप ओनर हैं, उन्हें भरोसा नहीं है कि अगर वो प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो उसके बाद उन्हें सही किराया मिलेगा या प्रॉपर्टी कहीं कोई हड़प न ले। और इस समस्या को देखते हुए सरकार ने एक नया किराया कानून बनाने की बात कही है और जिसके लिए ड्राफ्ट अब पब्लिक के सामने रखा गया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। उसे जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उन पे सुझाव मांगे हैं और जिसकी अंतिम तारीख 28 नवंबर 2020 है। नए ड्राफ्ट किराया कानून में क्या कुछ खास पहलू शामिल किए गए हैं, किराएदारों के लिए क्या बातें कही गई हैं और साथ ही जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनके क्या हक बताए गए हैं और दोनों के बीच डिस्प्यूट होने पर किस तरीके से जो कोर्ट हैं वो दखल देंगी और इसके लिए क्या स्पेशल कोर्ट की जरूरत है, इसका प्रावधान इन ड्राफ्ट कानून में नजर आता है। ये समझेंगे अपने आज के इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सुधीर कृष्णा साहब हैं, फॉर्मर यूनियन सेक्रेटरी, अर्बन डेवलपमेंट में रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव मेहरा जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं खान मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन से, दिल्ली से, आपका स्वागत है। और अजय ब्रह्मे हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में सुधीर सर आपसे करना चाहूँगा कि ये जो किराएदार और जो ओनर हैं उन दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है ये कितना बड़ा होता है बड़े शहरों में ख़ास तौर पर, और कितनी ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है एक नए ऐसे कानून की जहां पर जो दोनों स्टेक होल्डर हैं उनके पास बराबरी का अधिकार हो और जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको हम कम कर पाएं। अभी तक राज्यों में रेंटल एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट सभी राज्यों में है जो इंडिपेंडेंस के समय से ही चले आ रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि रेंट कंट्रोल लॉज है नहीं, लेकिन जो कानून बने हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में ये समझ में आया है कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है और क्लैरिटी नहीं है इतनी कि एक दूसरे पे ट्रस्ट किया जा सके, और पूरा अवलंबन जो है वो रेंट कंट्रोल अधिकारियों पर है और कोर्ट्स पर है। तो इस कानून में ऐसा फ्रेमवर्क दिया गया है कि लीगल फ्रेमवर्क जो है सिंपल ढंग से समझ, एक साधारण साफ सुथरा एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसमें लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और जो टेनेंट है किराएदार की जिम्मेदारियां क्या हैं, और वो साफ सुथरा कर दिया गया है। अब जैसे ये मान लीजिए कि लैंडलॉर्ड के लिए मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन डे टू डे मेंटेनेंस है, कहीं टैप टूट गया है या पानी लीक हो रहा है, ये सब चीजें जो है वो किराएदार करेगा नहीं। अब तक इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े हुए करते थे। कॉमन एरिया पैसेज है वो किराएदार यूज कर सकता है या नहीं, और मकान मालिक उसको परमिशन देगा कि नहीं, इसको लेके झगड़े हुआ करते थे। और जो पगड़ी है या सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कितने महीने की होगी, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने से वगैरह, इसको लेके भी आपस में एक मनमुटाव और टेंशन की। तो इस कानून में जो मॉडल एक्ट है, पहली बात ये मॉडल एक्ट है, ये कोई पक्का लॉ हर एक राज्य अडॉप्ट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद अडॉप्ट करेगी यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया गया है बाय एंड लार्ज। अब जैसे राज्य अडॉप्ट करेंगे तो अपने सुधार करेंगे उसमें, लेकिन इसमें काफी तवज्जो देके बनाया गया है। कई सालों के, दशकों के प्रयास के बाद बना हुआ है ये मॉडल बिल, और ये अच्छा है, मैं इसे अच्छा मानूंगा हर तरह से। और इसमें जो एक प्रावधान सुधीर सर दिखता है वो है कि एक अलग प्राधिकरण जहां पर रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है, साथ ही साथ इसमें जो केसेस होंगे उसके लिए एक अलग तरीके से कोर्ट की बात हो रही है। तो रेंट कोर्ट जो होगा वो विवादों का फैसला करेगा। ये जो दोनों पहलू हैं ये किस तरीके से आप देखते हैं, और जो मौजूदा सिस्टम है अलग अलग राज्यों में उसमें किस तरीके से इसकी ज़रूरत मैं कहूँ कि आज के समय दिखती है? देखिए, ये जो इन्होंने एक अच्छा बनाया है कि रेंट अथॉरिटी वो भी डिप्टी कलेक्टर लेवल के अधिकारी होंगे जिनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉमिनेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके। इसी प्रकार से रेंट कोर्ट भी जो है एडिशनल कलेक्टर होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि रेंट के डिस्प्यूट जो है वो बहुत ज्यादा, इसमें लीगल इंटरप्रिटेशन की जरूरत से ज्यादा म्यूचुअल ट्रस्ट और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बात, या जैसे कह लीजिए कि मनमुटाव के हिसाब से झगड़े हुआ करते हैं।
तो वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जो है, एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं, वो समझ सकते हैं, इसको कर सकते हैं। आपको गाइडलाइन वगैरह अच्छी से बनानी पड़ेगी। तो इसलिए ये 2 लेवल जो है ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को दिए गए हैं, जो कि लोकल ही हैं। और मैं आशा करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट फुल फ्लेज अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, एडिशनल चार्ज की तरह से ना करें, जिससे कि काम में बाधा ना पड़े। लेकिन ट्राइब्यूनल जो है, जो सुप्रीम अथॉरिटी हुई 3 टियर अरेंजमेंट में, यानी रेंट अथॉरिटी, उसके ऊपर कोर्ट, रेंट कोर्ट, उसके ऊपर रेंट ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल जुडिशियल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनके वो होंगे, वो ठीक है। क्योंकि जब मामला काफी पेचीदा हो जाए लिटिगेशन में, जिसमें लॉ के पॉइंट्स आने लगे ज्यादा, तब वो जुडिशियल ऑफिसर उसको हैंडल करे। तो इन्होंने अच्छे ढंग से फ्रेमवर्क बनाया है, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, जिले के अंदर ही सारी समस्या का समाधान के 3 टियर अरेंजमेंट विद इन द डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत अच्छा है। और इसमें जो, मैं ये नहीं कहूंगा कि जुडिशियल कोर्ट जो है उनको रेंट कोर्ट नहीं बनाना, कई राज्यों में बनाए हैं, लेकिन क्या है कि जुडिशियल कोर्ट में काम बहुत होता है और फिर उसका पेचीदगी बढ़ जाती है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो एक ढंग से इसको, इस तरह के जो विवाद है उसको जल्दी से निपटा सकेंगे, रिलेटिवली फास्टर कर सकेंगे, ये आशा इस कानून में है। मेरे ख्याल से ये अच्छा बनाया है इन्होंने इस मामले में, ये ठीक है। अजय ब्रह्मे हमारे साथ हैं। अजय, अगर मैं जो किराएदार हैं और जो प्रॉपर्टी ओनर हैं, उन दोनों के नज़रिए से समझूं, उसमें 3 या 5 जो मेजर पॉइंट हैं कि जो अब तक नहीं थे, या इस नए प्रस्तावित ड्राफ्ट कानून के जरिए हम लाना चाहते हैं। इसमें पहली बात तो ये समझना है कि इसका जो पर्पस है वो क्या है, फिर हम आते हैं उसके स्कीम एंड फ्रेमवर्क पे। क्योंकि ये चीजों को समझने से हमें पूरा का पूरा एक जो एक्ट होता है उसको समझने में आसानी होती है। तो इसका जो पर्पस है वो ये है कि ना सिर्फ टेनेंट के लिए बल्कि लैंडलॉर्ड के लिए भी चीजों को स्मूथ किया गया करने की कोशिश की गई है। तो जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होना चाहिए, या अगर मान लो टेनेंट जो है वो वेकेट नहीं कर रहा है जगह को, किराए का मकान को, तो उसके ऊपर पेनल्टी कैसी लगनी चाहिए, उसके सारे एक मापदंड दिए गए हैं। इसी के साथ साथ कई बार ऐसे भी होता है कि फिर जो टेनेंट है, क्योंकि वो तो कई बार ऐसा भी होता है कि टेनेंट जो है थोड़ा कमजोर तबका ही रहता है, या मान लो लैंडलॉर्ड से तो कमजोर ही होता है जनरली, नॉट ऑलवेज। तो उसके लिए उसके हित का भी ध्यान रखना जरूरी है कि उसको कहीं बीच में निकलने के लिए ना बोल दे, या अगर मान लो कई बार ऐसे होता है कि लैंडलॉर्ड जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, बिजली पानी, वो काट देता है, तो उसको नहीं काटा जा सकता। या रेंट को रिवाइज करने के भी तरीके हैं कि आप 3 महीने की नोटिस दो रिवाइज करने के लिए। इस तरह की कुछ कंडीशंस या स्कीम का प्रस्ताव है। इसी तरह एक जो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, क्योंकि अक्सर लैंडलॉर्ड की ये एक वो दुख होता है कि जो टेनेंट होता है वो उसको सबलेट कर देता है। तो अगर टेनेंट को लेटस से किसी ने किराया 50,000 रुपए पर मंथ के रेट से किराए में दिया है अपना प्रेमाइसेस, तो सबलेट करते समय वो हो सकता है उसको उससे 60 या 70,000 रुपए कमा ले। तो ऐसी ये जो एक प्रैक्टिस है, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसको चेक करने के लिए ये एक प्रोविजन एक मॉडल एक्ट में लाया गया है कि जो रेंट है, ये जो सबलेट का जो रेंट है वो उस रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता जो टेनेंट को पे करना है। इससे फायदा ये होगा कि लैंडलॉर्ड के साथ चीटिंग नहीं होगी, एट द सेम टाइम मिसयूज नहीं होगा। नहीं तो कई लोग ऐसे करते हैं कि एक प्रीमाइसेस को रेंट पे ले लिया और उसको बहुत सारे लोगों को रेंट करके फिर वो अपना एक अलग बिजनेस चलाते हैं। तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, इसको भी चेक करने की कोशिश की गई। जब मैंने ये कहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि इससे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कम होगी, बल्कि मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो रेंटल हाउसिंग का जो एक पूरा रेंटल हाउसिंग का एक बिजनेस जो है वो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बाहर के मुल्कों में इसको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का एक पूरा डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ बिजनेस है। जैसे कि खास करके सिंगापुर में देखें, क्योंकि हमारा पास का ही मुल्क है, या वेस्टर्न नेशंस में भी। तो ये जो मॉडल एक्ट सजेस्ट किया जा रहा है, इससे मैं जैसा कि देखता हूं, इससे हो सकता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक नया हिस्सा ऑल टुगेदर, एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑल टुगेदर हमारे इकोनॉमी को मिल सकता है। क्योंकि ये सारे जब रेगुलेशन सारे आ जाएंगे
तो आसानी होगी ऐसे लोगों को, जैसे कि जो यहाँ पे सपोज एनआरआई होते हैं या जो यहाँ पर जिनका प्रॉपर्टी और वो विदेशों में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग अपना घर ऐसे अबेंडन करके चले जाते हैं। अब अगर ये सारे रेगुलेशंस इन प्लेस होंगे तो उनको ये डर नहीं रहेगा कि हमारा जो प्रीमाइसेस है, जो हम जिसको ओन करते हैं, वो टेनेंट जो है उसको आके मिसयूज कर लेगा। क्योंकि वो एक प्रॉपर लेट डाउन प्रोसीजर है, लेट डाउन एक रेगुलेशन है, उसी के हिसाब से रिलेशनशिप उनकी गवर्न होगी। तो ये बड़ा अच्छा है अगर हर एक स्टेट इसको एटलीस्ट एज अ मॉडल इसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जो लैंड होता है वो सब्जेक्ट मैटर होता है स्टेट का। तो ये स्टेट के ऊपर में एक उनके तरफ से गाइडेंस कह सकते हैं, एक मॉडल है, और हर एक स्टेट इसको अगर अडॉप्ट करता है तो मैं समझता हूँ काफी अच्छा होगा। ओके, संजीव मेहरा हमारे साथ हैं। संजीव जी, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर जो तीन पहलू, क्योंकि मैं देखता हूँ अगर इस पूरे के पूरे जो ड्राफ्ट लॉ है, ये मॉडल लॉ जिसे कहा जा रहा है, एक मकान मालिक यानी कि प्रॉपर्टी जो ओनर है उनके नज़रिए से, दूसरा जो किराएदार होंगे उनके नज़रिए से, और तीसरा डिस्प्यूट की स्थिति में लीगल जो फ्रेमवर्क होगा। किस तरीके से आप इन तीनों अलग अलग अगर फ्रेमवर्क को देखते हैं तो पहले यानी कि जो मौजूदा सिस्टम है उसमें जो तमाम खामियां थी उनको कितना इसमें दूर करते हुए हम नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी जैसा आपने कहा कि अभी पब्लिक डोमेन में अभी आया है। पहले जो मॉडल रेंट बन रहा था या बिल बन रहा था, अगर ये वो उसी फ्रेमवर्क में आया है तो मेरा आज भी मत है कि सरकार अपने विजडम में हमेशा काम ठीक करती है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है हमेशा ट्रबलसम रही है। अगर आप दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 को देखेंगे, उसका कितना दुरुपयोग पिछले 70 सालों में हुआ सब जानते हैं दिल्ली में। उसको लेके आज भी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो 50 रुपए, 60 रुपए, 20 रुपए, 2 रुपए किराए में फंसी पड़ी हैं। आज जो भी किराएदार बैठा है वो निकलने को तैयार नहीं होता। मैं हमेशा ये मत रखता हूं कि बाहर, जैसा अभी अजय जी बोल रहे थे, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, वहां पे मेरा जहां तक ख्याल है, जितनी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक दे हैव एग्रीमेंट एक्ट्स वहां पे, और एग्रीमेंट एक्ट शुड और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुड भी, मतलब जो सबसे बड़ा माना जाता है वहां पे, उसी को मानने रखना चाहिए, बजाय इसके हम कुछ भी गाइडलाइंस बनाते रहें। उसका हमेशा दुरुपयोग होता है। जैसा कि पिछली बारी जो पता लगा था कि 1 महीने का आप किसी भी टेनेंट से 1 महीने से ऊपर सिक्योरिटी नहीं ले सकते। मेरी वाइफ ने अभी 2 साल पहले एक फ्लैट को रेंट आउट किया ईस्ट ऑफ कैलाश में, जिसका किराया आज की डेट में 60-70 हजार रुपए है। मैंने 40 हजार रुपए में उस समय रेंट आउट किया उसको। जो टेनेंट था वो टेनेंट चाबी लेके इंडिया से बाहर चला गया, ना वो मुझे किराया दे रहा है, चेक उसके बाउंस हो रहे हैं, मैं कहीं उसको सर्व नहीं कर पा रहा हूँ, ना अपने फ्लैट का पोजेशन ले पा रहा हूँ, और नतीजा ये है कि 9 महीने से वो फ्लैट बंद पड़ा है और डिप्लेशन कंडीशन में जाता जा रहा है, क्योंकि उसमें कोई देखभाल नहीं हो रही। तो हमेशा जो है, जैसा अजय जी ने कहा, 99% शहरों में लैंडलॉर्ड ही दबा है, टेनेंट कभी नहीं दबा। टेनेंट के साथ आप शहरी जो जुरिस्डिक्शंस है उनमें कभी कोई लैंडलॉर्ड नहीं कर पाया, टेनेंट ने हमेशा दबाया, और टेनेंट ही फायदे में रहा। चाहे आप कनॉट प्लेस ले लें, चाहे आप चांदनी चौक ले लें, चाहे आप सदर बाजार ले लें, कोई भी आप बड़ा एरिया ले लें, वहां पे जो है जितने भी आज टेनेंट बैठे हैं उनका अपना एक नजरिया है कि हम बैठे हैं, तो वो कहते हैं जो आपका मतलब पोजीशन है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की हम बातें करते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कहाँ? आप देखिए, मैंने अपनी प्रॉपर्टी खान मार्केट जैसी जगह में 22 साल मेरे फादर एक केस को लड़ते रहे, मैं लड़ता रहा, तब बड़ी मुश्किल से जाके हम पोजीशन ले पाए उस प्रॉपर्टी का। 22 साल बड़ा अरसा होता है। मेरा बेटा पैदा हुआ था और बेटा जब जवान होके आया तब वो प्रॉपर्टी मुझे मिली। तो क्यों हम ऐसे प्रावधान बनाते हैं या ऐसे क्यों एक्ट्स लाते हैं? व्हाई नॉट आप इसको ओपन छोड़ दीजिए ना। अगर मुझे सूट करता है, मैं 6 महीने आपसे डिपॉजिट लूं, मेरे पास 3 महीने का उसका डिपॉजिट था, मैं 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए किराए के लिए भाग रहा हूं। तो ये प्रावधान ऐसे गलत होते हैं। हम अब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पुलिस के पास गया, मैं जुडिशरी के पास गया, वो कहते हैं जी आप कोर्ट केस करो, हम कुछ नहीं मदद कर सकते। जी संजीव जी, यही आपकी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए इस चर्चा का मकसद यही है कि जो इस तरीके से
केसेस हैं, क्या नया जो ये ड्राफ्ट है ये उनको एड्रेस करता है? अजय ब्रह्मे जी। नहीं कर पाएगा जी अजय नहीं जी, कर अब पाएगा। सवाल ये जैसा कि संजीव जी कह रहे हैं, ऐसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में भी मैं अगर मेट्रोस की बात करता हूं, हजारों की संख्या में ऐसे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं जो कि 2 दशक से ज्यादा वक्त हो चुका है, किराया बहुत मामूली है, वजहें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन क्या इस नए ड्राफ्ट कानून में इस तरह के केसेस को हैंडल करने, उसको एड्रेस करने की क्षमता, उसमें ताकत दिखती है? दो बातें हैं, जैसे सर ने प्रीवियस स्पीकर ने कहा कि एग्रीमेंट अगर है दो पार्टी के बीच में तो हमेशा उसको क्रेडेंस दिया जाएगा। पूरा जो ये मॉडल लॉ है उसमें ये कहा गया है कि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट, जो आपका एक पर्टिकुलर कोई भी सिचुएशन है इसको ऐसे गवर्न किया जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एकदम हार्ड एंड फास्ट है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रेसिडेंशियल के केस में 2 से ज्यादा नहीं होना, कमर्शियल में 1 मंथ से ज्यादा नहीं, मिनिमम 1 मंथ होना। तो इसके बारिंग ये जो प्रोविजन है उसके बाकी सारे में एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज विल प्रिवेल। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि क्या कोर्ट में या इस ऐसे अगर कोई मसले आते हैं तो उसको रिजॉल्व करने में क्या आसानी जाएगी? मैं समझता हूं आसानी पक्के में जाएगी, क्योंकि जो इसका एक टाइम बाउंड एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है इसमें कि विद इन 60 डेज जो रेंट कोर्ट होगा उसको विद इन 60 डेज मसले का निपटारा करना होगा। फिर उसके बाद में सबसे पहले तो रेंट अथॉरिटी है, फिर अपील जाएगी रेंट कोर्ट को या रेंट ट्रिब्यूनल्स को, इस तरह से दिया गया है। अब अगर टाइम बाउंड एक्सरसाइज होती है तो टेनेंट को भी मालूम है कि यार मैं इतना ज्यादा नहीं खींच पाऊंगा। पहले तो टेनेंट को भी मालूम होता था ठीक है कोर्ट जाएगा मैं खींच लूंगा ऑन वन प्रिटेक्स्ट और द अदर। दूसरी बात यह है जैसे कि ऐसे इलाके हैं जैसे कनॉट प्लेस या जहां जहां की बात की गई, तो वहां रेंट कंट्रोल एक्ट जो है, जैसे दिल्ली में 3,000 रुपए का लिमिट था, इसी तरह और भी बाकी दूसरी जगह में अलग अलग पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। तो उसका पर्पस कुछ और था। उसका पर्पस पहले ये था कि जो टेनेंट होता था वो दबा कुचला सा एक तबका होता था, या बहुत सारे लोग रिफ्यूजीज थे, या बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि नए नए अभी एकदम आए थे, और जो लैंडलॉर्ड होते थे वो अक्सर जमींदार या वैसे मतलब उस किस्म का एक माहौल था, सोसाइटी थी उस किस्म की। उसको चेक करने के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट लाया गया था। लेकिन अब शायद सिचुएशन उतनी उस किस्म की नहीं रही कि हमें इतना कि हमें रेंट मतलब कि हम टेनेंट को ना निकाल सकें, ऐसी सिचुएशन अब नहीं रही। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, सिचुएशन बढ़ती है, तो नए नए कानून लाना भी लाजमी हो जाता है। इसमें एक और अच्छी चीज है कि पहले जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारी चीजें गवर्न करती थी ये डिस्प्यूट्स को, ये जो डिस्प्यूट होते थे लैंडलॉर्ड टेनेंट को, तो उसका कोई डेरोगेशन नहीं होगा। ये कहा गया है इस लॉ में, मॉडल जो अभी बनाए हैं, कि अगर ये मॉडल लॉ जो आता है इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दरकिनार कर दिया जाएगा, उसके वो भी चलते रहेगा। हाँ, अगर कोई कॉन्ट्रेरी है या कहीं पे इनकंसिस्टेंसी है उसके बारे में एक अलग मसला है, लेकिन सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अब इसके बाद में, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम सिविल कोर्ट जाते हैं, अब इसके बाद से सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को बाहर कर दिया जाएगा। तो इस नए मसौदे में जो एक चीज दिख रही है कि बिना एग्रीमेंट के कोई भी प्रॉपर्टी ना तो आप रेंट पर दे सकते हैं ना ले सकते हैं, और उसे रजिस्टर्ड कराना होगा। डिस्प्यूट होने पर जो कि रेंट कोर्ट है वहां पर उसको अपील करना होगा। क्या एग्रीमेंट होने के बाद, जैसा कि केस बताया संजीव जी ने, इस तरह के मसलों, इस तरह के मामलों में क्या वो टाइम फ्रेम होगा जिसके अंदर इंसाफ मिल पाएगा, या मैं कहूं कि जो पूरा का पूरा केस है वो दोनों ही पक्ष उस पर सहमत हो पाएंगे, या इसके बाद फिर से वो 1 दशक 2 दशक तक उसे कानूनी लड़ाई अदालत के अलग अलग लेवल पर लड़नी पड़ेगी? मुझे मुश्किल लगता है सर, क्योंकि अब टाइम बाउंड एक्सरसाइज के लिए ये मॉडल लॉ बोलता है कि 60 डेज के अंदर ऑर्डर देना ही देना है, 60 डेज ऑफ रिसीविंग द कंप्लेंट, ऑर्डर पास करना ही करना है रेंट कोर्ट को। तो मुझे मुश्किल लगता है कि ये पॉसिबल होगा कि दशकों तक चलते रहेंगे कोई मसले, ऐसा शायद नहीं होगा अब। सुधीर सर, अनलेस कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, या कई बार जैसे कि
रेंट कंट्रोल एक्ट में ये एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल होता था, शायद इसीलिए बहुत ज्यादा खींचते थे। बोनाफाइडी नीड का एक कॉन्सेप्ट होता है रेंट कंट्रोल एक्ट में। तो अगर लैंडलॉर्ड ये ना दिखा दे कि उसकी बोनाफाइडी नीड है, क्यों वो टेनेंट को वेकेट करना चाहता है, घर से निकालना चाहता है, तो बड़ा मुश्किल होता था टेनेंट को निकाल पाना। अक्सर कोई अगर लैंडलॉर्ड के पास लेटर से 5 प्रेमाइसेस है तो बोनाफाइडी नीड उसकी एक ही प्रेमाइसेस से कंप्लीट हो सकती है, तो बाकी 4 जो है उसके लिए मुश्किल हो जाता था कि बाकी 4 के टेनेंट को मैं कैसे निकालूं। और जबकि अब जब ये जो नए प्रोविजंस आए हैं या ये मॉडल लॉ है, या अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो फिर ये बोनाफाइडी नीड एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होती अब, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा अगर मॉडल लॉ आता है। तो मैं समझता हूं कि टाइम बाउंड जो टाइम अब लगेगा डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, वो काफी कम हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। सुधीर सर, क्योंकि सबसे बड़ा जो ट्रस्ट डेफिसिट वो यही है, जिसका एक एग्जांपल दिया वसीम साहब ने कि कोई किराएदार है जिसने कोई प्रॉपर्टी ली, 6 महीने के बाद आपने किराया देना बंद कर दिया, उसे खाली भी नहीं कर रहा है, उसके बाद आप अलग अलग रूल्स को दिखाते हुए आप कोर्ट में चले गए और वो मसला साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक खिंचता रहता है। दूसरे एग्जाम्पल इस तरीके के हैं, कई राज्यों से खबरें हैं कि जहाँ पर किराएदार ने किराए पे मकान लिया या दुकान ली और 3 महीने के बाद जब उसका धंधा या उसका सब कुछ सेट होने लगा, उसे तुरंत निकाल लिया, फिर किराए को अचानक बढ़ाने की बातें आने लगी और उसके बाद वो मामले इस तरीके से हुए कि उसको बंद करना पड़ा या फिर वो कोर्ट चला गया। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जिस तरीके से केसेस और मैं कहूँ कि जो लीगल लकूने कहे जाते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेच फंसाए जाते हैं, क्या उसे ये मॉडल लॉ दूर कर पाएगा? क्या उससे इसे बचा पाएगा जो किराएदार हैं या जो मालिक हैं? मुझे उम्मीद है सर कि उसको बचा पाएगा। जी अजय, मैं आ रहा हूँ। मैं सुधीर सर, आप सवाल था मेरा ये। हाँ देखिए, मेरा ये कहना है कि ये लॉ जो है सब कुछ कर पाएगा जो इसका इंटेंशन है, लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब जैसे मान लीजिए कि कितने स्पेशल कोर्ट्स बने हैं, चाहे वो डाउरी एक्ट हो या फिर स्पेशल पर्पस एक्ट जो है, शेड्यूल ट्राइब के लिए या कुछ भी, लेकिन अमूमन रेगुलर ऑफिसर को एडिशनल चार्ज दे के स्पेशल कोर्ट काम करती है। अगर वही मॉडल इसमें भी लगा दिया कि एग्जीक्यूटिव डिप्टी कलेक्टर को दे दिया और रेगुलर डिप्टी कलेक्टर को ये भी काम बना दिया, तो आपको मैं बता के चलता हूँ कि ये 60 दिन वगैरह में कुछ संभव नहीं, क्योंकि इंसान है। जस्ट लॉ में लिख देने से 60 दिन में काम नहीं हो सकता है जब तक कि स्ट्रक्चर पूरा ना बने। तो इसलिए बहुत, और देखिए अभी एग्जिस्टिंग कोर्ट में भी रेंट कोर्ट अगर काफी सी बना दें और उनको एग्जिस्टिंग रेंट एक्ट में भी अमेंडमेंट कर दे तो भी काम चल सकता है। लेकिन अगरचे ओवरलोडेड कोर्ट्स होंगी और अंडर स्टाफ्ड होंगी तो फिर कोई फ्रेमवर्क चलाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि जितने, देखिए ये कानून अपने में सुंदर दिख रहा है, लेकिन कितने सारे लाखों की तादाद में एग्रीमेंट बनेंगे, वो एग्रीमेंट जमा होंगे रेंट अथॉरिटी के पास। रेंट अथॉरिटी को उसको अपने साइट पे अपलोड करना है, इसका मतलब उसको जिम्मेदारी लेनी है, और फिर जब डिस्प्यूट आएंगे तो वो डाउनलोड करके उसको टैली करना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा था, डिस्प्यूट क्या बना हुआ है। और ये सब करने के लिए एक असेसमेंट करना पड़ेगा पहले कि दिल्ली मान लीजिए है, इसमें कितने लाख ट्रांजैक्शन होंगे, उस लाखों ट्रांजैक्शन को कितने सारे रेंट कोर्ट चाहिए, हमें रेंट अथॉरिटी चाहिए, कितने रेंट कोर्ट चाहिए। जब ये सब की व्यवस्था का प्रावधान, उसके लिए बजट कितना चाहिए, स्पेस कितनी चाहिए। आपको पता है जब रेरा एक्ट आया, रेरा अथॉरिटी बना के कितने, तो आपको याद होगा कि चंद साल तक तो अथॉरिटी नहीं बन पाई। जब बन गई तो उसमें केवल चेयरमैन है, बाकी मेंबर नहीं है। जब मेंबर सब आ गए तो स्टाफ नहीं है, जब स्टाफ है तो बिल्डिंग नहीं है। इससे करते कराते कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो वो तो रेरा एक्ट में तो केवल वही आएंगे जो कि प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। यहाँ तो ट्रांजैक्शन आए दिन होते रहेंगे, लोग रेंटिंग रेंट आउट चलता रहता है लोगों का। तो साहब ये लाखों की तादाद में जो एग्रीमेंट्स आएंगे उसको संभालना, उसके डिस्प्यूट को देखना, इसके लिए जब तक व्यवस्था ना हो तब तक इस कानून को ला के फिर एक और मतलब आशा बन जाएगी, लेकिन होना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये मेरा कहना है कि प्रॉपर असेसमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ अथॉरिटीज, नंबर ऑफ रेंट कोर्ट्स व्हिच शुड हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। देयर शुड बी ए कमिटमेंट फ्रॉम द स्टेट्स कि आप ये लॉ लाने के पहले अपने यहाँ मन पक्का करो, बजट वगैरह सब बना के
और रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट में सालों निकल जाएंगे। जब डिस्प्यूट शुरू हो जाए, लोग कहेंगे हमने तो फाइल कर दिया एग्रीमेंट आपको अथॉरिटी के पास, चाहे वो उसके पास 6 चार्ज हो एक साथ में, फाइल तो कर दिया, आप डिस्प्यूट शुरू हो, कौन सुनेगा उसको फिर। इस प्रकार से थोड़ा अरेंजमेंट ध्यान से किया जाए तो लॉ अपने में खुद चाहिए, लेकिन आप करेंगे लॉ ठीक है, लेकिन लॉ को लाने से चाहिए। पहले राज्यों को इसके लिए तैयारी करनी होगी, और बिना तैयारी के अगर इसे लाया गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और जो उसकी मैं कहूँ कि गुड पॉइंट्स हैं वो शायद उसके लिए बैड हो जाएंगे। जी बस मेरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि सुधीर जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपको याद हो हमारे यहाँ पे जो चेक बाउंसिंग थी, पहले सिविल मैटर होता था, उसको क्रिमिनल में लाया गया। अजय जी मेरे से सहमत रहेंगे, आज 2.5 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तान में पूरे केस पेंडिंग हैं चेक बाउंसिंग के, जबकि आपने उसको क्रिमिनल का दर्जा दे दिया। वो लेके 12-15 साल हो गए, लोग कोर्टों में बैठे हुए हैं, वो चेक बाउंसिंग के केस ही नहीं सेटल हो पा रहे। तो आप कहां से समझते हैं कि जो ये आप बनाने जा रहे हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जो सुधीर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कैसे होगी। 60 दिन का आपने प्रावधान दे दिया, 8 दिन में कैसे उसको पूरा करोगे आपके पास उसकी कोई अथॉरिटीज नहीं होगी, कोई आपके पास साधो सामान नहीं होगा, आप कह रहे कि हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, मैं कहता हूं गवर्नमेंट अपने विजडम में हर चीज अच्छी करती है। जो 1958 में एक्ट बनाया, अजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, उस समय लोग जो पलायन करके यहाँ आए थे उनको सिक्योर करने के लिए था। जो सुधीर सर ने कहा बहुत महत्वपूर्ण है कि कानून अच्छा है, उसके प्रावधान अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये कि जब राज्यों को और जिस अथॉरिटी के थ्रू, जिन कोर्ट्स के थ्रू इसे लागू करना होगा, वहां पर सबसे बड़ी चुनौती है, और उसके लिए राज्यों को पहले से तैयारी करनी होगी, वरना सिर्फ ये कानून कहीं कागजों तक सीमित न रह जाए और जो उम्मीदें हैं वो शायद 7वें आसमान पर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।